हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम टू द गन शॉट सीरीज राइट हियर ऑन जेके बोसवाला। तो प्यारे बच्चों, आज हम पोइट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। पोइट्री इज व्हेन एन इमोशन हैज फाउंड इट्स थॉट एंड द थॉट हैज फाउंड वर्ड्स। हाय एवरीवन, तो प्यारे बच्चों, प्रोज सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज से हम पोइट्री सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट 4 पोएम्स जो आपके बुक में दिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पोएम नंबर 1 इज प्रेयर, पोएम नंबर 2 मिरेकल्स, पोएम नंबर 3 व्हेन यू आर ओल्ड एंड पोएम नंबर 4 स्नोड्रॉप। तो आज हम इन सारे पोएम्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा, अगर आप इन सारे पोएम्स के या सारे इस गन शॉट सीरीज के नोट्स चाहते हो तो बेटा आप एक काम करोगे, आप पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करोगे और वहां से बेटा आपको फ्री में सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है बेटा। तो आज के जो ये 4 पोएम्स है जो मैंने अभी पढ़े हैं, प्रेयर, मिरेकल्स, व्हेन यू आर ओल्ड एंड स्नोड्रॉप, इन सारे पोएम्स को आज हम कवर करेंगे। तो पोएम नंबर 1 है हमारी, दैट इज प्रेयर। प्रेयर जो पोएम है हमारी, ये ओरिजिनली लिखी गई है कश्मीरी लैंग्वेज में बाय गुलाम अहमद महजूर और इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है बाय प्रोफेसर जे.आर. मलिक। ठीक है बेटा। तो आज हम इसी प्रेयर का मतलब ही है दुआ, इस दुआ के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंट क्या विशेष लेके खुदा के सामने जाता है और क्या विशेष है उनके, उन्हीं विशेष को हम आज जानेंगे। ठीक है बेटा। तो जो पोइम है ये लिखी है गुलाम अहमद महजूर ने, याद रखो बेटा, कश्मीरी लैंग्वेज में। तो ये पोइम जो है ना, इसमें ये पोएम एड्रेस की जाती है गॉड को। वो पोएम जो एड्रेस गॉड को की जाते हैं उस पोएम को बेटा हम हिम कहते हैं। याद हमेशा रखना, हिम उस वाले पोएम को हम कहते हैं। हिम आप ट्रांसलेट क्या करोगे? HYMN। ठीक है। और उसके बाद इस पोएम में जो पोइट है वो ये दुआ मांगता है खुदा से कि उसको एक सच्चाई का रास्ता दिखा दो, लीड हिम टू द वे ऑफ ट्रूथ। ठीक है बेटा। और उसके बाद वो गॉड से ये भी चाहता है कि उसको ब्लेस कर लो, किस चीज से? नेक्टर ऑफ नॉलेज से। और वो चाहता है कि हर परेशानी से दूर रहे, लाइक आइडलनेस, वीकनेस एंड डाउट। और जो जो पॉइंट है वो फर्म बिलीवर है, मतलब पूरा बिलीफ है उसको खुदा पर। और वो चाहता है कि खुदा हमेशा उसको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, हमेशा उसको अपने एम्ब्रेज और प्रोटेक्शन में रखे। और जो पॉइंट है ना, लास्ट में पोएम में पॉइंट ये कहता है कि वो बिल्कुल परवाह नहीं करता है कि लोग उसके साथ कैसा ट्रीट करे, चाहे लोग उससे दूर चले जाए या कैसे भी लोग उससे ट्रीट करे, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। बल्कि वो चाहता है कि खुदा हमेशा उसके साथ रहे, क्योंकि वो खुदा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो बेटा हम लाइन बाय लाइन हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे पूरे पोएम को समझने की। ठीक है बेटा। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है। तो यहां से हमारी पोएम स्टार्ट होती है प्रेयर। तो अब ये पॉइंट या एक इंसान दुआ मांगता है खुदा से, क्या कह रहा है उसको? लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, pour me the nectar of knowledge। क्या कह रहा है? ओ लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, आप ही मेरी उम्मीद हो, आप ही मुझे भरोसा है। हाँ ठीक है। लैंड मी टू द लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, लीड माने दिखाना, शो, मुझे सच्चाई रास्ता दिखा दो, मुझे सच्चा रास्ता दिखा दो। लीड मी, दिखा दो मुझे, क्या क्या दिखा मुझे? द वे ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का रास्ता दिखाओ ए खुदा मुझे। फिर क्या बोलने लगा? हाउ लॉन्ग शैल आई डिवेल इन इग्नोरेंस, ए खुदा मैं इस जहालत के अंधेरे में कब तक रहूं, मतलब मैं कब तक बेजान रहूं, कब तक मैं अनअवेयर रहूं। हाँ, pour me the nectar of knowledge, ए खुदा मेरे अंदर डाल दो क्या? नेक्टर ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज जो प्योर हो। जिस तरह ये नेक्टर, तो मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, तो नॉलेज को नेक्टर के साथ कंपेयर किया गया। जिस तरह नेक्टर को हासिल करने के लिए ये सारे पॉलिनेटर्स जब ये पॉलिनेशन करते हैं और उसके बाद जो ये हनी बीज है ये हनी प्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये हनी जो है ना ये प्योर है। तो एग्जैक्टली पॉइंट भी चाहता है कि इसी नेक्टर की तरह मुझ में भी यही प्योर इल्म हासिल हो, जिस इल्म के जरिए मैं खुदा आपसे करीब आ सकूं, ना कि इल्म मुझे आपसे दूर करे। क्योंकि कभी कभार इंसान इल्म के इस अंधेरे में, कभी कभार ये इंसान की जो ये इल्म है ना बेटा, ये नॉलेज एक इंसान को गुमराह कर देती है। लेकिन ये यहां पे कौन सा इल्म चाहता है? जो खुदा के करीब इसको ला सके। तो इसलिए बोल रहा है उसको कि मुझे क्या करो, क्या करो मुझे? एक तो मैं कब तक आपसे बेखबर रहूं, कब तक मैं अनअवेयर रहूं,
और मुझ में अता वो प्योर नॉलेज कर दो जो जिस नॉलेज से मैं आपके करीब आ सकूं ऐ खुदा। फिर क्या बोलने लगा, लैंड ईयर टू माई वेलिंग सेंट प्लीज क्योर मी ऑल इल्स एंड पेन्स। हाँ, फिर क्या बोलने लगा, मतलब मेरे इन सारे पेन्स, मेरे इन भावनाओं, मेरे ये दर्द जो है या जो मेरी ये आरज़ू है, मतलब उन सबको सुनिए ए खुदा, और जो मेरे अंदर ये इल्स एंड पेन्स है उनका इलाज करिए। बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, लेट मी नेवर फील इन वांट। क्या बरा, हर दम मुझ पर मेहरबान रहो। लेट मी नेवर फील इन वांट, मुझे कभी किसी चीज की जरूरत ना पड़े ए खुदा। फिर क्या बोल रहा है उसको, सेव मी फ्रॉम स्लॉथ इन्फॉर्मिटी एंड डाउट। ए खुदा मुझे बचा लो, किस चीज से मुझे बचा लो, स्लॉथ से, अनविलिंगनेस से, ठीक है, और किससे, इन्फॉर्मिटी से, जब मैं किसी चीज पे फर्म ना हूं, और शक से मुझे बचा दो। सरचार्ज माई हार्ट विद पेशेंस, जेस्ट एंड होप। ए खुदा मेरे दिल को भर दो, सरचार्ज करो मेरे दिल को, किससे, जज्बे से, जोश से, उम्मीद से भर दो मेरे खुदा मेरे दिल को। ये मेरी इल्तिजा, ये मेरी आरज़ू है, ये मेरी दुआ है आपसे ए खुदा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है उसको, लेट मी नॉट एवर चैंट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स। ए खुदा मेरी जबान से ऐसे नगमे ना निकल जाए जो क्या बने, स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, जिनसे क्या हो जाए, नींद चढ़ जाए, मतलब एक इंसान गुमराह हो जाए, ऐसे बातें मेरे जबान से ना निकले ए खुदा। बल्कि मेरे जबान से कौन से सॉन्ग्स निकलने चाहिए, लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड। ए खुदा मेरे जबान से ऐसे नगमे निकलने चाहिए जिससे एक मुर्दे में भी जान आए, मतलब जिस इंसान का जमीर सोया होगा वो जाग जाए, मतलब मैं सच्चाई की ओर जाग जाऊं, ऐसे अल्फाज मेरे जबान से निकल जाए, या मेरे जबान से ऐसे अल्फाज निकलने चाहिए, मेरे जबान से ऐसे नगमे निकलने चाहिए जो बाकी लोगों को बेदार करे और आपकी ओर माइल करे ए खुदा, जो आपकी ओर में लोगों को मुतवज्जा करो ए खुदा, ऐसे नगमे मेरे जबान से निकलने चाहिए। फिर लेट मी सिंग ऑफ दैट विच इंस्पायर पीपल विद लव, और मेरे जबान से ऐसे नगमे निकलने चाहिए जो लोगों को प्यार से इंस्पायर करे, जो लोगों में प्यार आ जाए, लोग आपस में प्यार बांटे, ऐसी जबान मेरे जबान से चलनी चाहिए। फिर एंड कॉज ऑल बिटरनेस एंड हैट्रेड टू वेनिश, और मेरे इन नगमों से क्या होना चाहिए, पूरी जो ये नफरत है ये खत्म होनी चाहिए ए खुदा, ठीक है बेटा। फिर क्या बोल रहा है, यू ब्रॉट मी टू ब्लूम, हाँ, विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज। ए खुदा आपने मुझे क्या किया है, आपने मुझे ब्लूम किया। यू ब्रॉट मी टू ब्लूम, ब्रॉट मानी पैदा करना, ब्लूम का मतलब खिल जाना, ठीक है। यू ब्रॉट मी टू ब्लूम, आपने मुझे क्या किया है, यू ब्रॉट मी टू ब्लूम विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज। जो सुबह सवेरा वो वर्नल ब्रीज होते हैं ना, उसी वर्नल ब्रीज के साथ आपने मुझे भी ब्लूम किया है, हाँ, ठीक है। लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर विदर मी गे। ए खुदा कभी ऐसा ना हो कि जो ये समर की हीट है, इस समर की हीट की वजह से मैं विदर ग्रे नहीं होना, मतलब मैं सुकड़ना नहीं चाहिए, मतलब ये कहना चाहता है खुदा को कि ऐसा कुछ ना हो मेरी जिंदगी में, जिस तरह ये सुबह सवेरे ये फूल खिल जाते ना, मैं भी उनकी तरह खिलना चाहता हूं। ना ऐसा हो कि मैं इस धूप की वजह से, कुछ धूप की वजह से ये सुकड़ जाते हैं, उस तरह मैं मेरी जिंदगी में ऐसा ना हो। फिर क्या बोल रहा है उसको, लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लश ऑफ द सन। ए खुदा इस ड्यू की तरह, इस शबनम की तरह मैं भी कब तक इंतजार करूं, किस चीज का, फर्स्ट फ्लश ऑफ द सन, फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द सन, हाँ। अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डॉन। ए खुदा मुझे भी बेदार करो उन्हीं फूलों के साथ जो सुबह सवेरे खिल जाते हैं, और सुबह सवेरे खिलने के बाद और ज्यादा खूबसूरती देते हैं ना, ए खुदा मैं भी उन्हीं फूलों के साथ खिलना चाहता हूं। फिर क्या बोलने लगा, इन फॉर्म आई एम अ मैन, इन सबस्टेंस फॉर फ्रॉम ह्यूमैनिटी। ऐ खुदा शक्ल से तो मैं इंसान ही हूं, मगर इंसानियत से मैं बहुत दूर हूं। सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म। अरे शक्ल सूरत से मैं तो इंसान ही हूं, है ना, शक्ल सूरत से तो मैं इंसान ही हूं, मगर इंसानियत से मैं बेखबर हूं। अब ए खुदा ऐसा कोई इम्तिहान ना दिखा दो मुझे, कोई ऐसा ट्रायल मत दिखा दो मुझे कि मैं इस ह्यूमन फॉर्म से शर्मिंदा हो जाऊं ए खुदा। फिर फॉरसेकन बाय मैन एम आई एंड सो दे कॉल मी महजूर। मैं लोगों से दूर पड़ा हुआ हूं, इसीलिए वो मुझे क्या कहते हैं, महजूर। दे कॉल मी महजूर बिकॉज आई एम फॉरसेकन बाय देम, मैं उनसे बहुत दूर पड़ा हुआ हूं। पीपल मे डेजर्ट मी दस, लोग मुझसे दूर जाए, लोग अगर मुझसे दूर भी जाए, बट यू डोंट अबैंडन मी लॉर्ड, बट आप
ऐ खुदा मुझसे दूर नहीं जाना। लोगों की जुदाई मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, बट ऐ खुदा मैं आपसे जुदा नहीं रह सकता हूं, आपकी जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो ये इल्तिजा है, ये दुआ है एक इंसान या पोइट की, नैरेटर की, खुदा से ये दुआ मांगता है कि हमेशा उसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमेशा उसको अपने एम्ब्रेज और प्रोटेक्शन में रखिए। ठीक है बेटा, ये पोएम तो आपने जरूर पढ़ी होगी, तो ये मैंने एज रिवीजन आपके लिए रखी है कि अगर आपने नहीं भी पढ़ी होगी तो आप आराम से इस पोएम को समझ सकते हो। तो इस पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी इस्तेमाल हुए हैं, जैसे बेटा हिम, मैंने अभी बोला आपको, हिम एक ऐसा सॉन्ग होता है जिसको हम सॉन्ग ऑफ प्रेज या वर्शिप कहते हैं। अक्सर ये डिवोशन होता है, ठीक है, और जो पर्टिकुलरली आप डिवोट होते हो इमोशनली टू गॉड, उस बेटा उस वाले पोएम को हम हिम कहते हैं। उसके बाद मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। मेटाफर का मतलब ही होता है जब दो चीजों को आपस में कंपैरिजन किया जाएगा, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। एज और लाइक के बगैर जब आप कंपैरिजन करते हो दो चीजों के दरमियान, उस पोएटिक डिवाइस को बेटा आप मेटाफर कहते हो। तो इस पोएम में बहुत सारे मेटाफर्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है, मेटाफर एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है, एक रिटोरिकल इफेक्ट लाने के लिए ये क्या किया जाता है, डायरेक्टली रेफर किया जाता है एक चीज को बाय मेंशनिंग द अदर, दैट मींस देयर इज ए कंपैरिजन। ठीक है, और पोइट ने यहाँ पे बहुत सारे मेटाफर्स इस्तेमाल किए इस पोएम में, जैसे डिवेल इन इग्नोरेंस, नेक्टर ऑफ नॉलेज, द वे ऑफ ट्रूथ, यू आर माय होप एंड ट्रस्ट, यू ब्रॉट मी टू ब्लूम, दीज आर ऑल मेटाफर्स यूज्ड इन दिस पोएम। ठीक है मेरी जान। उसके बाद एक और पोएटिक डिवाइस है, दैट इज सिमली। सिमली भी कंपैरिजन ही है, बट दिस कंपैरिजन इज बाय यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। जब हम दो इनडिफरेंट चीजों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, बट वो कंपैरिजन हम एज और लाइक से करते हैं, तो उसको हम बेटा क्या कहते हैं, उसको हम सिमिली कहते हैं। जैसे यहां पे भी कुछ किया, जैसे लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लश ऑफ द सन, तो लाइक से हुआ। जैसे यहां पे कंपैरिजन हुआ है क्या, his life without blessing of his Lord, like dew that longs for the first ray of sun। उसके बाद क्या होता है बेटा, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें आप दो अपोजिट आइडियाज या दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखते हो वर्स में या सेंटेंस में, ताकि आप अचीव कर सकते हो वो कंट्रास्टिंग इफेक्ट। ठीक है, जैसे वर्स यहां पे है, इन फॉर्म आई एम ए मैन, इन सबस्टेंस फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी। तो दो अपोजिट वर्ड्स है, एंटीथीसिस, जिसको आप कभी कभार ऑक्सिमोरॉन भी कहते हो, व्हेन टू अपोजिट आइडियाज आर यूज्ड टुगेदर इन अ वर्स और इन अ फ्रेज, तो उसको हम एंटीथेसिस कहते हैं। एक साइड से ह्यूमैनिटी है, दूसरी साइड से ह्यूमैनिटी से दूर है, तो दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद होता है इन्वर्जन, या जिसको हम हाइपरबैटन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब हम एक स्ट्रक्चर या एक ऑर्डर को हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। मसलन अगर एक सेंटेंस का प्रॉपर वे है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब हम सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट को लाएंगे, दैट मींस हम एक ऑर्डर को रिवर्स करते हैं। उस रिवर्स ऑर्डर को करने को हम इन्वर्जन कहते हैं या हाइपरबैटन कहते हैं। जैसे यहां पे उसने लिखा है, इन फॉर्म आई एम ए मैन, इन सबस्टेंस फॉर फ्रॉम ह्यूमैनिटी। लिखना था आई एम ए मैन इन फॉर्म, बट यहां पे इन फॉर्म आई एम ए मैन, तो यहां पे रिवर्स हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। या फॉरसेकन बाय मैन एम आई, या लिखना था आई एम फॉरसेकन बाय मैन। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये हाइपरबैटन है। फिर है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है, एनाफोरा का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होंगे, व्हेन टू आर मोर देन टू लाइन स्टार्ट विद द सेम वर्ड से स्टार्ट होंगे, तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। जब रेपिटेशन होगा एक वर्ड के एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू सक्सेसिव वर्सेस इन अ पोएम, तो अब हम उस पोएटिक डिवाइस को एनाफोरा कहते हैं। जैसे यहां पे दो से ज्यादा लाइन्स लेट मी से स्टार्ट हुआ है, तो यहां पे ये कौन सी पोएटिक डिवाइस है, दैट्स कॉल्ड एनाफोरा। ठीक है मेरी जान। अब नेक्स्ट वाली पोएम है हमारी, वो है मिरेकल्स। बहुत ही मजेदार पोएम है बेटा मिरेकल की। मिरेकल का मतलब क्या होता है, ये लिखिए वॉल्ट विटमैन ने। ठीक है बेटा, इसको हम फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहते हैं वॉल्ट विटमैन को। और इस पोएम में ये एक बिल्कुल अलग थलग कंसेप्ट आपको देता है, किस चीज का, मिरेकल का। तो यहां पे हमें ये समझाता है कि ये आप तक है, आपके सोच और नजरिया तक है, आप चीजों को कैसे लेते हो। अगर आप हर एक चीज को अपने अलग नजरिए से देखोगे ना, आपको जिस चीज को आप बहुत ही आम सादा समझते हो ना, उस चीज में आपको मिरेकल नजर आएगा। बट ये नजर नजर की फर्क है। हाँ, अगर आप इस चीज को अपन एक प्रॉपर नजरिया से देखोगे ना, यू विल फाइंड इन ईच एंड एवरीथिंग ए
मिरेकल, आपको हर एक चीज में ये मिरेकल दिख जाएगा। तो जो वॉल्ट विटमैन का मिरेकल का पॉइंट ऑफ व्यू है वो कंप्लीटली डिफरेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पे जब हम पोएम में पढ़ेंगे ना, हर एक चीज उसको मिरेकल से भरा हुआ दिख जाता है। देखो इस पोएम में वॉल्ट विटमैन प्रेजेंट हमारे पास क्या करता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिरेकल्स का, क्योंकि उसका जो मिरेकल है ना एवरीडे लाइफ से मिलता है, एवरीडे लाइफ में इन मिरेकल्स को ढूंढ लेता है। जैसे लोग जो द पीपल एंड द सिटी लाइफ, ये लोग, ये सिटी लाइफ, ये फुल ऑफ मिरेकल्स उसको दिखती है। नेचर एक खुद एक निशानी है मिरेकल की, और जो ये क्रिएशन है, चाहे एक्टिविटीज ऑफ हनी बीज, एनिमल्स, फिशेस, वेव्स, रॉक्स, सन एंड द मून और मिरेकल, सब ये मिरेकल से भरे हुए हैं। दैट मींस मिरेकल के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमैन। मतलब जिस चीज को आप देखोगे, जिस चीज को आप परखने की कोशिश करोगे, जिस चीज को आप फील करने की कोशिश करोगे, हर एक चीज में आपको मिरेकल ही मिरेकल नजर आएगा। सब चीजें मिरेकल से भरे हुए हैं। तो जब आप यहां पे देखोगे ना, तो पोएम हमारी स्टार्ट होती है एक रिटोरिकल क्वेश्चन से। तो पॉइंट बता रहा है कि वाई, हु मेक्स मच ऑफ ए मिरेकल, कौन ऐसे ये मिरेकल्स करता है। तो रिटोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे कि एज टू मी आई नो नथिंग एल्स बट मिरेकल, अगर आप मुझसे पूछोगे मैं कुछ भी नहीं जानता हूं सिवाय मिरेकल्स। मतलब इफ यू आस्क मी आई नो नथिंग एल्स बट मिरेकल्स, सब मिरेकल्स ही मैं दिखता हूं, मतलब कुछ और नहीं है बल्कि मिरेकल्स है। Whether I walk the streets of Manhattan or dot my sight over the roofs of the house towards the sky or wade with the naked feet along the beach just in the edge of the water। फिर क्या बोल रहा है, चाहे मैं इन मनहतन के गलियों से गुजर जाऊं, whether I walk the streets of Manhattan, अगर मैं इन मनहतन, एक अमेरिकन में एक बिजिएस्ट सिटी है, ये एक बिजिएस्ट और मोस्ट क्राउडेड पार्ट है न्यूयॉर्क सिटी का। कह रहे कि चाहे मैं उनके गलियों से गुजर जाऊं, उसमें भी मुझे मिरेकल नजर आता है। या मैं क्या करूं, या मैं इन छतों के ऊपर से, इन मकानों के छतों के ऊपर से आसमान की ओर देखूं तो उसमें भी मुझे मिरेकल आता है। या मैं नंगे पांव चलूं कहां की ओर, इस बीच की ओर, इस पानी के एज में, तो मुझे उसमें भी मिरेकल नजर आता है। ठीक, उसके बाद क्या बता रहा है, और स्टैंड अंडर द ट्रीज इन द वुड्स और टॉक बाय द डे विद एनीवन आई लव और सिट एट द टेबल और सिट एट टेबल एट डिनर विद द रेस्ट or look at the strangers opposite me riding in the car or watch honeybees busy around the hive of a summer forenoon or animals feeding in the fields or the wonderfulness of the sundown or of the stars shining so quiet and bright or the exquisite delicate thin curve of the new moon in spring। ठीक है, क्या बता रहा है, चाहे मैं इन जंगलों में, इन द वुड्स माने इन द फॉरेस्ट, अगर मैं इन ट्रीज के नीचे खड़ा रहूं उसमें भी मुझे मिरेकल नजर आता है। या अगर मैं किसी के साथ भी बात करूं जिससे मैं प्यार करता हूं, उसमें मुझे मिरेकल नजर आता है। या अगर मैं टेबल पर बैठूं डिनर करने के लिए बाकी अपने लोगों के साथ विद फैमिली मेंबर्स, उसमें मुझे मिरेकल नजर आता है। या अगर मैं अपने अपोजिट गाड़ियों में इन स्ट्रेंजर्स को चलते हुए देखूं तो वो भी मेरे लिए मिरेकल ही है। या अगर मैं इन हनी बीज को क्या देखता हूं, वो बिजी अपने इस हाइव के इर्द गिर्द, अपने छाते के इर्द गिर्द इस समर फोरनून में होते हैं ना, वो भी मेरे लिए मिरेकल्स है। या जो ये एनिमल्स फीड हो रहे हैं, या जो ये घास खा रहे हैं मैदानों में, तो ये भी मेरे लिए क्या है, उनका फील्ड्स में फीडिंग करना एनिमल्स का, ये भी मेरे लिए मिरेकल्स है। या अगर मैं ये किस चीज को देखता हूं, वंडरफुलनेस ऑफ सनडाउन, द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द सनडाउन, सूरज के डूबने की उस नजारे को जब मैं देखता हूं, दैट्स आल्सो मिरेकल फॉर मी। या मैं इन स्टार्स को बहुत चमकते हुए देखता हूं, बहुत ही क्वाइट एंड ब्राइट वे में, दैट्स आल्सो अ मिरेकल फॉर मी। या जो मैं ये एक्सक्विस्ट डेलिकेट थिन करो देखता हूं, जो मैं ये एक्सलेंट थिन करो ऑफ द मून देखता हूं, एक नई मून जो स्प्रिंग में निकल आती है, या जो ये नई मून होती है ना, उसके उन थिन कर्व्स को मैं देखता हूं ना, वो भी मेरे लिए क्या है, वो भी स्प्रिंग में उस नए मून को देखना क्या है, वो भी मेरे लिए मिरेकल ही है। दीज विद द रेस्ट वन एंड ऑल आर टू बी मिरेकल्स, सारी ये चीजें, दीज विद द रेस्ट मतलब सारे जितने भी मैंने ये बातें की है, वन एंड ऑल मैंने एक से लेकर आखिर तक सारे मेरे लिए मिरेकल ही मिरेकल है। द होल रेफरिंग yet each distinct and it is, सारी चीजें जो मैंने रेफर किए हैं सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सारे एक दूसरे के साथ क्लोज भी है और अपने अपने जगह डिफरेंट भी है। टू मी एवरी आवर ऑफ द लाइट एंड डार्क इज अ मिरेकल, और मेरे लिए इस दिन का, इस लाइट का और इस अंधेरे का हर एक घंटा मेरे लिए मिरेकल है। और एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस इज अ मिरेकल, और मेरे लिए हर एक क्यूबिक इंच इस स्पेस का मिरेकल है। हर स्क्वायर यार्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ सेपरेट विद द सेम, और इस सरफेस का
उस इस सरफेस यार्ड का हर एक स्क्वायर यार्ड इस सरफेस का जो मेरे लिए फैला हुआ है मिरेकल से, और हर एक फुट जो जमीन का ये इंटीरियर है, कह रहे कि इट्स स्वार्म्स विद द सेम, ये भी मेरे लिए क्या है, इट्स आल्सो मिरेकल फॉर मी। ये भी जो चीजों से भरा हुआ है ना, इंटीरियर स्वार्म्स माने जमीन की अंदरूनी जो है, जो लाल जवाहरात से भरी हुई है, ये भी मेरे लिए मिरेकल है। टू मी द सी इज अ कंटिन्यूअल मिरेकल। और जिस इस समंदर को मैं देख रहा हूं ना, उसमें जो ये कंटिन्यूटी है, इसमें जो ये लहरों का उठना है, तो ये भी मेरे लिए एक मिरेकल ही है। ठीक है। द फिशेस दैट स्विम, और जो ये मछलियां ना, तो फिशेस असल में दिख रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस। तो कह रहे हैं कि इन मछलियों का डिफरेंट किस्म के मछलियां जो ये तैर रहे हैं, ये भी मेरे लिए मिरेकल है। और ये रॉक्स, द मोशन ऑफ द वेव्स, ये भी मेरे लिए मिरेकल है। द शिप्स विद द मैन इन देम, और इन शिप्स में जो ये लोग सवार है, इनका इसमें होना, ये भी मेरे लिए मिरेकल है। फिर व्हाट स्ट्रेंज मिरेकल्स आर, फिर ये स्ट्रेंज मिरेकल्स क्या है? कुछ स्ट्रेंज नहीं है, जिस भी चीज को आप देखोगे ना, वो मिरेकल से भरा हुआ है। बस अपने नजरिया को चेंज करो। तो एक शायर में यहां पे आपको बताता चलूं, शायर तो कुछ और है, बट मुझे कहना है थोड़ा सा यहां से मैं इसके साथ ये कनेक्ट करूं। कह रहा है कि नजर नजर की फर्क होती है हुस्न की नहीं, या नजर नजर का फर्क होता है हुस्न की नहीं, महबूब जिसका भी हो बेमिसाल होता है। ये सिर्फ नजर नजर की फर्क है। अकॉर्डिंग टू वॉल टू विच मैन, जिस भी चीज को आप देखोगे ना, यू विल फील इट बेमिसाल, आपको ये बेमिसाल फील होगा, आप इसको बेमिसाल कंसिडर करोगे। सिर्फ ये आप तक है, आपके नजरिए तक है, आप इस चीज को कैसे देख लोगे, आप इस चीज को कैसे लोगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारी पॉइंट थी, दैट वाज मिरेकल। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, दैट इज व्हेन यू आर ओल्ड, जब आप बूढ़ी होगी। ये बोलता है कौन? डब्ल्यू बी यीट्स, विलियम बटलर यीट्स अपने महबूबा को बता देता है, जिसका नाम होता है मॉड गॉन। ये मॉड गॉन से कहता है कि जब आप बूढ़ी होगी, तब क्या आप फील करोगे। तो इस पोएम में ये अपने इल्तिजा, अपने इन ख्वाहिशों की जिक्र करता है। ठीक है, क्योंकि इस पोएम को बहुत ही पॉजिटिव वे में लिखा गया है। आप अक्सर इसको नेगेटिव वे में लेते हो ना, बट ये पॉजिटिव वे में लिखा गया है। एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है इस पोएम की, तो वो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो बेटा, इस पोएम में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पोएम लिखी गई है डब्ल्यू बी यीट्स ने। ठीक है, और जो पोइट है, ये एड्रेस करता है इस पोएम को अपनी ब्लाउड को, जिसका नाम क्या है? मॉडगॉन। याद नाम रखना बेटा, मॉडगॉन नाम है उसका। और जो पोइट है ना, ये इमेजिन करता है कि जो उसकी ब्लाउड है, वो अब बूढ़ी हो चुकी है, उसके बाल सफेद हो चुके हैं, और उसमें वो कंप्लीट जो एनर्जी थी खत्म हो गई है। अब वो एक फायर प्लेस के सामने बैठी हुई होगी, और इस फायर प्लेस के सामने ऐसा ऐसा सर हिलाते होगी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी होगी, एनर्जी उसमें कुछ भी नहीं होगी। फिर उसके बाद वो किताब उठाएगी मेरे पोएम्स की। कौन सी? नाम है किताब का द रोज, है ना। फिर ये किताब उठाएगी मेरे पोएम्स की, और याद करेगी अपनी पास्ट को, और फिर वो सोचेगी अपनी खूबसूरती के बारे में, जब वो जवान थी तब कैस कितनी खूबसूरत थी। ठीक है, और वो ये सोचेगी कि जो ये उसके आंखों में जो वो खूबसूरती थी, गहराई उनमें छुपी हुई थी, उसके बारे में वो याद करेगी। कह रहे कि उसके बाद, although there were so many who expressed their love for her, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने प्यार का इजहार उसके सामने किया है, लेकिन सिर्फ एक बंदा था जिसका प्यार सच्चा था, जो उसके रूह से प्यार करता था, बल्कि उसके फिजिकल चार्म से नहीं प्यार करता था, बल्कि उसके पिलग्रिम सोल से प्यार करता था। वो कोई और नहीं बल्कि पोइट था, वो विलियम बटलर यीट्स था, डब्ल्यू बी यीट्स थे। और जो उसका लव था, वो अमृत था, वो मतलब बियॉन्ड द लिमिटेशंस था। जो मैंने अभी कहा, वो उसके स्पिरिट से था, न कि उसके बॉडी से, है ना बेटा? सही। फिर उसके बाद जो पॉइंट है ना, वो विजुअलाइज करता है उस टाइम को जब उसकी ब्लाउड क्या हो जाएगी? बूढ़ी हो जाएगी। लेकिन पॉइंट अब इस दुनिया में नहीं होगा। फिर जैसे ही इस पोइम को पढ़ेगी, वो याद करेगी अपनी इस ब्लाउड के उस ट्रू लव को, और वो इसी हर्थ के सामने, इस फायर प्लेस के सामने बैठेगी, और बहुत पछताएगी, और बहुत उदास महसूस करेगी पॉइंट के लिए, बहुत पछतावा करेगी पॉइंट के लिए। ठीक है, कि जो वो प्यार था वो अब उसको नहीं मिलेगा, जिसके लिए उसने बिल्कुल केयर नहीं किया, इवन दो उसने बिल्कुल भी पॉइंट के इस प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसीलिए वो क्या करेगी? वो बहुत ज्यादा उदास होगी। ठीक है, और उसके बाद साथ में ये भी बताते हैं कि जो पॉइंट है वो भी मरा होगा,
और उसका चेहरा कहां पे होगा, हाई अबव द माउंटेन्स होगा, और उसने अपने आप को छुपाया होगा किनमें, इन तारों के बीच में। ठीक है, और जो ये पोइम है बेटा, ये एक कलेक्टेड ऑफ पोइम से लिया गया, ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स है जिसका नाम क्या है, द रोज इन कलेक्टेड वर्क्स। जो ये कलेक्टेड वर्क है, या हम कहे कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो है जिसका नाम द रोज है, ये कब लिखा गया है, इट वाज रिटन इन 1893 में इसको लिखा गया है। ठीक है मेरी जान, बात समझ आई? तो यहां से हम बेटा पोएम को स्टार्ट करते हैं, तो आप पोएम को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। कह रहे हैं कि व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, क्या बोल रहा है उसको, किसको, मॉडर्न को। यू यहां पे मॉडर्न है, मॉडर्न को बता रहा कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी, आपके बाल सफेद हो जाएंगे और आप फुल ऑफ स्लीप होगी। फुल ऑफ स्लीप मतलब आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची हुई होगी, आप ड्राउजी फील कर रही होगी और आप मौत के करीब होगी। फिर एंड नॉडिंग बाय द फायर, फिर आप साइड ऑफ द फायर बैठी हुई होगी और नॉड करते हुए होगी, सर हिलाते हुए होगी। फिर टेक डाउन दिस बुक, फिर इस किताब को उठाना, किस किताब को, इस द रोज बुक को उठा लेना। एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक योर आईज हैड वंस एंड ऑफ देयर शैडोज डीप। फिर इस किताब को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, फिर याद करना अपने उस खूबसूरत वाले टाइम को, याद करना अपने किस चीज को, जब आपको एक सॉफ्ट लुक था, जब आपका खूबसूरत चेहरा था और आपके आंखों के अंदर वो खूबसूरती थी और आपके आंखों के अंदर वो गहराई छुपी हुई थी। उस मंजर को याद करना, मतलब अपनी जवानी को याद करना, अपनी जवानी की उस खूबसूरती को याद करना। ये किताब जब आप उठाओगे और आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ोगे, फिर साथ में उसको ये भी बता रहा है कि उस टाइम पे बहुत सारे थे, हाउ मेनी लाउड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, आपके इस यूथफुल चार्म को, आपके इस फिजिकल ब्यूटी को, हाँ, बहुत सारे थे जिन्होंने पसंद किया। एंड लाउड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, बहुत सबों ने आपकी इस ब्यूटी को पसंद किया था। कुछ लोगों का प्यार सही भी था और कुछ लोगों का प्यार सही नहीं था, वो सिर्फ लस्ट था। ठीक है, लेकिन बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, लेकिन एक बंदा था जो आपके रूह से प्यार करता था, और आपका रूह कुछ और नहीं था, दैट वाज पिलग्रिम। वो एक, जिस तरह एक इबादत करने का एक जरिया था, हाँ। एंड लव द सारोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, और वो बंदा आपके चेंजिंग फेस को भी प्यार करता था। मतलब वक्त के साथ साथ इंसान की ये खूबसूरती डल जाती है, बट दैट मैन वाज लविंग योर चेंजिंग फेस, वो इंसान आपके इस चेंजिंग फेस को पसंद करता था, मतलब उससे भी प्यार है, न कि सिर्फ आपके फिजिकल ब्यूटी से, बल्कि आपके इस हर एक चीज से प्यार था। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बास, हाँ, अब आप नीचे झुकी होगी, हाँ, आप लीन डाउन होगी इस फायर प्लेस के सामने। एंड मर्मर, अब सॉफ्टली बोलोगे क्या, ए लिटिल सैडली, मतलब बहुत ही गमगीन आलम में क्या कहोगे, हाउ लव फ्लिड, हाँ, हाउ लव फ्लिड एंड पेस्टेड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, कैसे ये प्यार, कौन, पोइट, किस तरह वो भाग गया है, कहा, इन पहाड़ों के ऊपर से, और किस तरह उसने अब क्या किया है, हिड हिज फेस अमर द क्राउड ऑफ स्टार्स, और किस तरह अब उसने अपना चेहरा छुपा दिया है, किन में, अमंग दीज क्राउड ऑफ स्टार्स, इन सारे सितारों के बीच में किस तरह उसने अपना चेहरा छुपा लिया। मतलब पॉइंट गुजर गया है, लेकिन गुजरने के बाद वो अभी भी इन सितारों के साथ चमक रहा है, और आप पछतावा करोगे कि कहां वो चला गया और किस तरह उसने अपने आप को छुपाया इन सितारों में। ठीक है बेटा, तो ये पोएम थी कौन सी, व्हेन यू आर ओल्ड। ठीक है मेरी जान, अब इसमें भी बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुए हैं। पहली ही पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुए इसमें, दैट इज इमेजरी। इमेजरी का मतलब ही होता है बेटा, जब हम अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं बाय आवर सेंसेस, ठीक है, सबसे पहला होता है विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी का मतलब होता है जब आप किसी चीज को इमेजिन करोगे, इमेजिन करके आपको उस चीज की पिक्चर बन जाती है। जब आपको उस चीज की पिक्चर बनेगी ना, उसको हम बेटा कहते हैं विजुअल इमेजरी। जब उस चीज की पिक्चर बनेगी, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि व्हेन यू आर ओल्ड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, है ना, जब आप बूढ़ा, बाल सफेद होना, तो एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है माइंड में, तो हम कहते हैं क्या, विजुअल इमेजरी। या क्राउड ऑफ स्टार्स विजुअल इमेजरी है। फिर होता है एक और इमेजरी, दैट्स कॉल्ड कैनेस्थेटिक इमेजरी। कैनेस्थेटिक इमेजरी का मतलब होता है जब आप डिस्क्राइब करते हो, इमेजिन करते हो एक्शन या मूवमेंट
लोगों की या किसी भी ऑब्जेक्ट की। इमेजिन जब आप करते हो किसी भी मूवमेंट को, किसी भी एक्शन को, जैसे नॉडिंग बाय द फायर, ऐसे सर हिलाना, दिस इज ए मूवमेंट। तो जब आप इस मूवमेंट को इमेजिन करोगे तो दिस इज कॉल्ड कैनेस्थेटिक इमेजरी। या मर्मर, आहिस्ता आहिस्ता बात करना, आप इमेजिन उसको करते हो तो ये आपकी कैनेस्थेटिक इमेजरी है। फिर उसके बाद है ऑर्गेनिक इमेजरी। ऑर्गेनिक इमेजरी का मतलब होता है जब आप इमेजिन करते हो और इमेजिन करके आप फील करते हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लव, हेट्रेड, सैडनेस, कुछ भी जो आप फील करोगे। जैसे लव फ्लिड, प्यार भाग गया है, इट्स एन इमोशन। तो ये एक इमोशन क्रिएट हो जाते हैं पोइट पोइट के, ये ना, एक रीडर के दिमाग के अंदर, और दैट पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड, या दैट इमेजरी इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इमेजरी। और उसके बाद है जैसे सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब होता है जब हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे किसी आइडिया को सिग्निफाई करने के लिए या किसी क्वालिटी को सिग्निफाई करने के लिए, और हम क्या देते हैं, एक सिंबॉलिक मीनिंग देते हैं जो लिटरल मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे यहां पे ग्रे एंड वीक एंड फुल ऑफ स्लीप, ये सिंबलाइज करता है एन एल्डरली वुमन को। और जो ये फायर है, इट इज द सिंबल ऑफ फेयरी लव, शी वंस रिजेक्टेड। माउंटेन ओवरहेड या क्राउड ऑफ स्टार्स, हाँ, स्टैंड फॉर द थिंग्स शी नोज एग्जिस्ट बट शी कांट रीच देम। ठीक है बेटा। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक और पोएटिक डिवाइस। एलिट्रेशन का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर्स इन द सेम लाइन। जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइंस, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। जैसे यहां पे है ह साउंड रिपीट हुआ है, हिड हिज फेस, ह साउंड रिपीट हुआ है ना बेटा, तो ये क्या है, ये एलिट्रेशन है। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन एट्रीब्यूट दी जाती है, ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहां पे ये बता देता है क्या, हाउ लव फ्लिड, जैसे कोई लव ह्यूमन बीइंग है, वो चला गया है तो उसने पर्सोनिफाई किया उसको। फिर लास्ट में है क्या, एंजैपमेंट। एंजैपमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक आइडिया, हाँ, फ्लो करे, कंटिन्यूअसली फ्लो करे फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट लाइन, जब एक आइडिया ट्रांसफर हो फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट लाइन, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम एंजैपमेंट कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, आपको ये दिख जाएगा। ठीक है बेटा, एंजैपमेंट इसमें। ठीक है, अब हमारी आखिरी पोएम है, दैट इज स्नोड्रॉप। स्नोड्रॉप बेटा आपने जरूर पढ़ी होगी, बहुत ही मजेदार पोएम है स्नोड्रॉप, है ना, बहुत मजेदार पोएम है स्नोड्रॉप। मे बी आपने इसको डिफरेंट वे में लिया होगा। डिफरेंट वे में लेने का मतलब, आपने शायद स्नोड्रॉप का मतलब होगा ड्रॉप ऑफ ए स्नो, नहीं। स्नोड्रॉप क्या है बेटा, ये एक फ्लावर का नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फ्लावर है, उस फ्लावर का नाम है, जिसका हेड इस तरह बेंट करके होता है, इसी का नाम स्नोड्रॉप है। और ये जो पोएम है ना, एडवर्ड जेम्स ह्यूज ने जो ये लिखी है, जिसको हम सिंपली टेड ह्यूज के नाम से जानते हैं, और ये आपके बुक में सबसे बेहतरीन पोएम है, जिसमें ये आपको बता देता है हार्डशिप्स के बारे में। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझाते हैं। जब हम इसको डेप्थ में जाते हैं ना, डेप्थ में आपको ये चीज सिखा देता है कि एक ऐसा इंसान जो हर मुसीबत को भी झेलता है और हर एक परेशानी को, हर एक सदमे को झेल के भी अपने मकसद तक पहुंच जाता है। लाइक ए मदर, लाइक ए सोल्जर, जिस तरह एक माँ अपने घर को चलाने के लिए हर सितम को झेलती है, जैसा एक सोल्जर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है अपने मुल्क को बचाने के लिए। तो इस तरह की डेप्थ मीनिंग में अगर आप जाओगे तो स्नोड्रॉप इस तरह का मानी देता है। ठीक है बेटा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे पोएम जो स्नोड्रॉप है, तो ये टेड ह्यूज ने लिखी है, और ये हमारे पास इस पोएम में प्रेजेंट पहले कर देता है, ए वेरी टफ एंड क्रूअल इमेज ऑफ नेचर। ठीक है, बहुत क्रूअल इमेज नेचर की क्रिएट करता है, किस सीजन में, विंटर सीजन में। और उसके बाद ये भी बता देता है कि जो वर्ल्ड है ना, ये बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है, सिकड़ चुका है इस विंटर की वजह से। सिकड़ क्यों गया है, क्योंकि इस टेरिबल फ्रीज की वजह से, जो हर एक चीज, इस कोल्डनेस की वजह से हर एक चीज वैसा नहीं रहा जैसा वो था। इस हार्श विंटर की वजह से क्या हुआ था, इस विंटर ने हर एक एनिमल की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया है। मतलब जैसा जो चल रहा था, जैसे जिस एनिमल की मूवमेंट थी, वो उस हाल में नहीं रहा, वो बिल्कुल भी उस हाल में नहीं रहा। फिर क्या बता रहा है, उसके अलावा ये क्या दिखा देता है हमें, हार्ट बीट ऑफ द माउस।
हाँ, जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता था और एक लिवली क्रिएचर है, बट यहां पे इस विंटर में वो भी बेचारा इमूवेबल बन जाता है। फिर क्या बता रहा है, जो ये प्लाइट ऑफ द वीजल एंड क्रो है वो भी कोई डिफरेंट नहीं है बाकियों से, मतलब सब कुछ यहां पे फ्रीज हो जाता है इस कोल्ड एंड इस विंटर में। मतलब हर एक जैसे ब्रास में मोल्ड हुए है हर एक चीज, ये सारी चीजें बयान कर देता है इस स्नो ड्रॉप में। और हर एक चीज इस विंटर के आलम में मतलब नम हो जाते हैं, अटक जाते हैं और डेड जैसे बन जाते हैं इस कोल्ड में। और इस और वो सारे जो ये क्रिएचर्स होते हैं जो बहुत तेज है ना, वो विंटर में कैसा दिख रहा है, दिस सीम्स नो वर्स देन मूविंग थ्रू द हेल, मतलब बहुत बदतर जिंदगी होती है उनकी। हाउएवर जो स्नो ड्रॉप है ना, वो एक ऐसा मतलब बाकियों से डिफरेंट है जो एक्सेप्शनल है, जिसमें वो एक्सेप्शनल पावर्स ऑफ सर्वाइवल है। सिर्फ ये स्नो ड्रॉप है जो पावर दिखा देता है किस चीज का, सर्वाइवल का है। ये हार्श विंटर होने के बावजूद भी वो क्या कर देता है, अपने मकसद तक पहुंच जाता है और अपने मकसद को पूरा कर देती है। मकसद क्या है एक स्नो ड्रॉप का, वो फ्लावर्स इतने फ्रीजिंग कोल्ड में भी देते हैं, वो अपने इन स्टेम्प्स को पुश करती है इतने इस थिक स्नो में भी, और ये ब्लूम करता है इस तरह जिस तरह इस हार्श विंटर में ये स्टार्स होते हैं, जिस तरह वो शाइन भी करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द हार्श विंटर कंडीशंस, इस तरह ये भी खिल जाते हैं ये स्नो ड्रॉप। और ये भी ये लाइट कलर्ड व्हाइट फ्लावर्स देती है। और जो उसका हेड होता है ना, वो हमेशा किस तरह होता है, हैंग हुआ होता है, लटका हुआ होता है, जैसे कि कोई हेवी मेटल जैसा होता है। एक हेवी मेटल का जो कोई टुकड़ा होता है लटका हुआ, इसी तरह ये होता है लटका हुआ ये फ्लावर। ठीक है, तो वन बाय वन इसको पढ़ेंगे, छोटी सी पोएम है तो बेटा आप पूरे इस पोएम को भी समझ लोगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि स्नो ड्रॉप में एडवर्ड जेम्स ह्यूज कह रहे हैं कि नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट। क्या ग्लोब का मतलब यहां पे है अर्थ। कह रहे हैं कि अब ये जो अर्थ है ना, ये पूरी तरह से श्रिंक हो गई है। श्रिंक माने ये सिकड़ गई है, बहुत सिकड़ गई है। राउंड द माउस इज डल्ड विंटरिंग हार्ट। और इस विंटर में क्या हुआ है, डल्ड विंटरिंग हार्ट का मतलब अब जो माउस है, माउस मतलब चूहा, वो तो बहुत फुर्तेला होता है। कह रहे हैं कि इस माउस की भी जो मूवमेंट है, हाँ, वो भी रिड्यूस हो गई है। राउंड द माउसेस डल्ड विंटरिंग हार्ट। और इस हार्श विंटर में क्या हुआ है, इस सिवियर विंटर ने क्या किया है, उसने इस माउस की फंक्शन को भी क्या कर दिया है, रोक लिया है, रिड्यूस किया है। फिर क्या बता रहा है, वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। और जो ये वीजल एंड क्रो है, कवा और वीजल, वीजल एक मैमल है, यहां पे आप देख सकते हो बेटा, क्रो एंड वीजल, ये जो है ना, कह रहे कि ये भी क्या हो गए हैं, वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, जैसे उनको एक ब्रास के सांचे में रखा गया, जैसे को उनको उस मोल्ड किया गया वहां पे, जैसे उनको वहां पे एक शक्ल बनाई गई है। मतलब वो इनएक्टिव, मतलब वो अपने उस एक्टिव हाल में नहीं है, वो बिल्कुल अपने हाल में नहीं है, जैसे वो उनको वो स्टैचू जैसे बन गए हैं, जैसे उनको एक ब्रास के सांचे में मोल्ड किया गया है। अब क्या बता रहा है, मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस। और ये भी अब कब निकल आ जाते हैं, आउटर डार्कनेस में। दैट मीन्स इस हार्श विंटर की वजह से दे आर नॉट कमिंग आउट इन देयर राइट वे। दिन में उनको निकलना है अपना शिकार करने के लिए, बट दे आर नॉट ready to come out at early, but when they come out, move through an outer darkness, not in their right minds, वो सारे राइट पोजीशन में नहीं निकल आते ना, बल्कि वो रात के अंधेरे में निकल आ जाते हैं। क्यों, ताकि वो किसी के शिकार ना बने, कोई उनका शिकार ना करे। तो इस विंटर ने उनकी मूवमेंट को इस तरह रोका है कि वो मोल्ड हो गए हैं, वो अपने उस फुर्तेलेपन में नहीं रहे हैं जिस फुर्तेलेपन में वो थे, जिस हाल में वो थे वो उस हाल में नहीं रहे, इसलिए वो अपने राइट पोजीशन में नहीं निकल जाते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो आउटर डार्कनेस में निकल आते हैं। कौन, ये सारे फुर्तीले जानवर, ये वीजल एंड क्रो, ये माउस सारे। फिर क्या बता रहा है, विद अदर डेथ्स शी टू परस्यूज हर एंड्स। विद अदर डेथ्स माने जितने भी ये बाकियों की मौत हो गई इस विंटर में,
जितने भी ये सारे एक्टिव क्रिएचर्स थे, वो इस हार्श विंटर को बीट नहीं कर पाए, वो इसके साथ नहीं लड़ पाए और वो सब मर गए। मरने का यहां पे मतलब वो वैसे नहीं रहे जैसे वो थे, लेकिन उनके मौत के साथ शी मतलब स्नो ड्रॉप। अब आप कहोगे यहां पे ये शी इस्तेमाल क्यों हुआ, इट तो होना चाहिए, बट यहां पे बता रहा है शी टू परस्यूज हर एंड्स, शी टू परस्यूज हर एंड्स। कह रहे कि जो ये स्नो ड्रॉप है, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक ए मदर शी टू परस्यूज हर एंड्स। परस्यू यहां पे मतलब है हासिल करना, परस्यू। हाँ, शी टू परस्यूज हर एंड्स, परस्यू माने फॉलो करना, चेज करना। कह रहे कि ये स्नो ड्रॉप भी चेज कर रहा है अपने एंड्स की ओर। एंड मतलब यहां पे गोल्स, अपने गोल्स की ओर वो बढ़ रही है। इतने इनके सारे जितने भी ये क्रिएचर्स हैं, उनके डेथ के बाद वो अपने मकसद की ओर बढ़ रही है, या हम कहें ये फ्लावर अपने मकसद की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, बराबर जितने ब्रूटल वायलेंट ये स्टार्स ऑफ दिस मंथ है, एग्जैक्टली शी इज एज वायलेंट, मतलब वो भी उसी तरह खुदार है, वो इसी तरह है। हर पेल हेड हेवी एज मेटल, और जो उसका हेवी हेड है, जो उसका ये हेवी हेड है, ये एक मेटल की तरह है, मतलब वो इन स्टार्स की तरह जो ये चमकते हैं और ये भी निकल आती है ताकि वो अपने मकसद तक पहुंच जाए, ताकि वो अपने इन मकसद को अचीव कर सके। मकसद उसका क्या है, मकसद उसका अपने इन स्टम्स को निकालना, मतलब फ्रूट्स देना, ये मकसद है। जिस तरह एक माँ को अपने फैमिली को चलाना मकसद होता है और वो हर एक मुसीबत को झेलता है, एग्जैक्टली द स्नो ड्रॉप डज द सेम। हाँ, ये भी एग्जैक्टली वैसा ही करता है। स्नो ड्रॉप डज द सेम द वे ए मदर does for running his family। जिस तरह एक माँ अपनी फैमिली को चलाने के लिए करते हैं, वैसे ही ये स्नो ड्रॉप भी करता है। आई बात बेटा समझ? तो एक सिंपल सी पोएम थी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। जैसे अभी हमने इमेजरी का पढ़ा है। इमेजरी में बहुत सारे जैसे साइट है, साउंड है, टच है, मतलब इसमें भी इस्तेमाल हुआ है। अब वो बेटा आप खुद देख लो, विजुअल इमेजरी इस्तेमाल हुआ, कैनेस्थेटिक इमेजरी हुआ, टेक्टाइल इमेजरी हुआ, तो इन सब को देख लेना, यू विल कम टू नो अबाउट इट। जैसे यहाँ पे है, नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउस डलड विंटरिंग हार्ट, दिस लाइन क्रिएट्स अ विजुअल एंड tactile image of the earth tightening in the cold and the mouse struggling to survive in winter, है ना। फिर मेटाफर भी इस्तेमाल हुआ है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जैसे नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट, द अर्थ इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज श्रिंकिंग, सजेस्टिंग हाउ विंटर हैज ग्रिप्ड एवरीथिंग टाइटली, है ना बेटा। उसके बाद सिमिली का भी इस्तेमाल है, कंपैरिजन बाय यूजिंग एज और लाइक। जैसे वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, कंपेयर्स द टफनेस ऑफ एनिमल्स टू ब्रास, एक हार्ड मेटल के साथ। हर पेल हेड हेवी एज मेटल, तो स्नो ड्रॉप का जो ये हेड है, इसको कंपेयर किया गया है मेटल के साथ, ताकि अपनी स्ट्रेंथ और बर्डन दिखाने के लिए। बात समझ आई मेरी जान। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन है, जैसे किसी भी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटी दे जाना। जैसे राउंड द माउस डलड विंटरिंग हार्ट, द माउस इज portrayed as having emotions and inner experience, या she too pursues her ends, तो snowdrop is described as a person with goals and determination। ठीक है बेटा, तो ये सारे पोएटिक डिवाइस इस वाले पोएम में इस्तेमाल हुए हैं। या सिंबलिज्म का भी इस्तेमाल हुआ है, जब हम ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डीपर मीनिंग को समझ सकते हैं। जैसे snowdrop symbolizes resilience, survival and harsh beauty in the face of winter, and weasel and crow is the symbol of instinctive survival and death in nature, है ना बेटा। फिर एंजैपमेंट का भी इस्तेमाल हुआ है। एंजैपमेंट का मतलब ये क्या, जब एक सेंटेंस, एक क्लास कंटिन्यू करेगा बियॉन्ड द एंड ऑफ ए लाइन और स्टेंस, तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, जब ना कंटिन्यू एक लाइन से दूसरे लाइन एक बात चली, उसको हम एंजॉयमेंट। जैसे यहाँ पे नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउस डल विंटरिंग हार्ट, तो ये सेंटेंस फ्लो करता है ओवर द टू लाइन्स विदाउट पास। ठीक है, ठीक है मेरी जान। अब यहाँ पे है हमारे पास, आप पिक आउट करें उन इमेज फ्रॉम द पोएम। जैसे नेचर से है माउस, वीजल, क्रो, स्नोड्रॉप। यूनिवर्स से है ग्लोब, स्टार्स,
आउटर डार्कनेस, डेथ, मेटल से है ब्रास, वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रॉन, ब्रास। एक्सप्लेन करो सिमली जो इस्तेमाल हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप बेटा ये बता सकते हो। ठीक है, आई होप बेटा यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए हो। ठीक है मेरी जान, तो अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए और भी बहुत सारे ये जो पोएटिक डिवाइस है ये हमने ऑलरेडी करे हैं सारे जो मैंने आपको बताए हैं। तो अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए आप बेटा क्या करोगे, घंटी बज रही है, तो बेटा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बेटा आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम के क्यूआर कोड से आप उनको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, और जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होगा आपको उस चीज के लिए भी अपडेटेड रखा जाएगा। तो इसलिए बेटा आप ये ज्वाइन करिए ताकि आप उनको ज्वाइन कर सकोगे। ठीक है बेटा, तो यहां हमारे कंप्लीट ये 4 पोएम्स खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपने बहुत ही कम समय में चारों पोएम्स को मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको एक आइडिया मिले या आपको रिवाइज हो जाए जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्या है ये सब कुछ। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली क्लास में जिसमें हम जो बाकी बचे हुए पोएम्स हैं उनको उसमें हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बेटा मजा आया होगा आपको, और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट।